हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है हु में प्लेज। प्लेज कौन कौन कर सकता है। प्लेज का मतलब होता है लोन, मैंने पहले भी बताया है। और जो यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ड यूज़ होंगे उनका मतलब होता है वो उसका ओनर है। ठीक है। अब प्लेज कौन कौन सा पर्सन कर सकता है। ओनली द ओनर ऑफ द गुड्स हैज़ द राइट टू प्लेज द गुड्स। सिर्फ ओनर के पास होता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर नॉन ओनर जो हैं गुड्स के, अगर वो प्लेज करते हैं तो वो प्लेज वैलिड प्लेज नहीं माना जाता। और लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि अगर कोई और पर्सन प्लेज करता है तब कहीं ना कहीं उस प्लेज को वैलिड माना जा सकता है। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं। तो पहला है प्लेज ऑफ गुड्स बाय मर्सेंटाइल एजेंट। प्लेज ऑफ गुड्स बाय मर्सेंटाइल एजेंट का मतलब है कि जो गुड्स प्लेज किए गए हैं वो किसी और एजेंट के द्वारा किए गए हैं। जैसे जो कंपनीज वगैरह होती हैं, या जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं मर्सेंटाइल एजेंट का कि बैंक है, मान लीजिए बैंक एक ओनर है, यहाँ पर एजेंट और एक कस्टमर है। ठीक है। जो कस्टमर है उसको क्या चाहिए, लोन चाहिए। अब वो सोचता है कि डायरेक्टली लोन बैंक से लेने से अच्छा वो एक एजेंट अपॉइंट करता है जो कि बैंक की तरफ से भी काम कर रहा है। और ये एजेंट क्या करते हैं, इन कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं और बैंक को उनकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सिक्योरिटी देते हैं। यानी यहाँ पे ये लोग प्लेज का काम करते हैं। तो इनका जो राइट हो जाता है एज द ओनर का राइट हो जाता है। और लेकिन यहाँ पर ये बात भी लिखनी ज़रूरी है कि ये एक्चुअल ओनर नहीं होते हैं उन गुड्स के, उन प्रॉपर्टी के। बट उनका जो राइट होता है वो एक्चुअल ओनर की तरह होता है उन गुड्स के, उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्लेज वेयर पॉनर हैज़ लिमिटेड इंटरेस्ट इन गुड्स। प्लेज वहाँ पर होगी जहाँ पर जो पॉनर है उसका लिमिटेड इंटरेस्ट होगा गुड्स में। मान लीजिए अगर एक ए ने वॉच उसको रोड साइड पर मिल गई है बी की, और ए ने 30 रुपये उस पर स्पेंड कर दिए और उसको गिरवी रख दिया 100 रुपये में। लेकिन यहाँ पर इस केस में ए जो है सिर्फ और सिर्फ वैलिड प्लेज जब भी कितने की रख पाएगा, सिर्फ 30 रुपये की, क्योंकि उसने सिर्फ उसके ऊपर 30 रुपये खर्च किए हैं, तो 100 रुपये उसने खर्च नहीं किए हैं। तो वो इसके लिए वैलिड प्लेज कितने की ही होगी, सिर्फ 30 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की वैलिड प्लेज नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है प्लेज बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पोजीशन कैसे होगी, यानी प्लेज कैसे कर सकता है पर्सन। अब इसमें क्या एग्जांपल है, अब इसमें जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, मोहन ने क्या किया, प्लेज किया था एक रेडियो सेट को, और जिसको उसने किसको सोल्ड कर दिया बाद में, विकास को। और विकास को ये बात नहीं पता थी कि ये जो रेडियो सेट है वो किस पे रख रखा है, एक प्लेज पे रख रखा है, गिरवी रख रखा है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट प्लेज का है वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि एक तो विकास को यह पता ही नहीं था कि महेश ने उसको जो सोल्ड किया है वो पहले से ही गिरवी रख रखा है। लेकिन गिरवी वाला जो सामान है वो प्लेज के अंडर माना जाएगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को महेश जो है वो पूरा करेगा। और अगर उसकी वजह से विकास को अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कंपेंसेशन देना पड़ता है, कोई लॉस हो जाता है, तो वो भी जो महेश है वो पे करेगा। उसके बाद यहाँ पर बोला है प्लेज बाय को ओनर इन पोजेशन ऑफ गुड्स। पोजेशन ऑफ गुड्स में जो प्लेज है वो को ओनर के द्वारा की गई, यानी कि अगर जैसे मान लीजिए एक ही गुड्स के दो ओनर हैं, ए और बी ओनर हैं उसी गुड्स के, और प्लेज की गई है सी को। ठीक है। अब इसमें दे रखा है व्हेन द गुड्स बिलोंग टू मोर देन वन पर्सन या वन ओनर एंड द goods are in the possession of one of the co-owners, and if a person is in possession goods pledges the goods with the consent of the other co-owners, the pledge so created will be deemed to be valid। अब इसमें जैसे जो भी दो ये ओनर्स हैं और प्लेज करने हैं गुड्स सी को, तो ए को ये चाहता था कि मैं गुड्स ना मॉर्गेज रख दूंगा, सी के पास प्लेज पे रख दूंगा। तो ए ने कंसेंट किया बी से। अगर दोनों पार्टी उसमें रखना चाहती हैं प्लेज पर तो वो आराम से रख सकती हैं और प्लेज जो है वैलिड प्लेज कहलाई जा सकती है। उसके बाद है प्लेज बाय अ बायर इन पोजीशन बिफोर सेल इज़ कंप्लीटेड। इसका मतलब है कि जब तक सेल कंप्लीट ही नहीं हुई है तब पहले ही प्लेज रखी जा सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि विजय बाइज अ मशीन ऑन हायर परचेज। विजय ने जो है हायर परचेज पे मशीनरी बाय करी। हायर परचेज कौन सी परचेज होती हैं, जिसमें आप इंस्टॉलमेंट में पैसा देते रहते हैं और वो बाद में आपकी फिक्स्ड एसेट बाद में बनती है।
तो उस टाइम पर उसने हायर परचेज पर बाय की थी, और जो ट्रांसफ़र है उस ओनरशिप का मशीन का विल टेक ओनली प्लेस व्हेन ही हैज़ पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट। जब वो सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर देगा तभी उसकी ओनरशिप उसके पास ट्रांसफ़र होगी, अदरवाइज वो उसी पर्सन के पास रहेगी जिसको उसने हायर परचेज पे बाय किया था। इफ़ ही प्लेजेस द मशीन बिफोर ही हैज़ कंप्लीटेड द पेमेंट फॉर इट, जब वो क्या कर देता है, अपनी पेमेंट कंप्लीट करने से पहले ही गुड जो मशीन है वो कहीं प्लेज पे रख देता है, और जो पॉनी है अगर उसको पता है कि ऐसी कोई धोखाधड़ी नहीं करेगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज माना जाएगा। उसके बाद है राइट ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अब देखिए, ए ने कुछ गुड्स दी थी बी को, सी आया, सी ने कहा कि आप उसकी गुड्स को डैमेज करने लग गया, उसको हानि पहुंचाने लग गया, या फिर उसको मना कर रहा है कि आप गुड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको डरा धमका रहा है और उसको गुड्स पर कोई राइट नहीं लेने दे रहा। तो इनके लिए जो बेलर है और जो पेली है दोनों ही इस तरह से क्या कर सकते हैं, जो भी उस दोनों को इंजरी हुई है यानी जो भी दोनों को लॉसेस हुए हैं वो सी से ले सकते हैं, उसके ऊपर फाइल कर सकते हैं। उस टाइम पे जो बी है, जो बेली है, वो बेलर की तरह अपना राइट ले सकता है, बेलर की तरह उसकी उस टाइम पर ड्यूटी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर बोला है फॉर थर्ड पर्सन रॉन्गफुली डिप्राइव्स, डिप्राइव्स का मतलब होता है मना करना, मना कर देता है द बेली फॉर द यूज़ करने के लिए, और पोजेशन ऑफ गुड्स बेल्ड और कॉजेज एनी डैमेज टू सच गुड्स, उन गुड्स को ख़राब करने में लग जाता है, तो बेली में यूज़ सच रेमेडीज़ एज द ओनर माइट हैव यूज्ड, यानी बेली की वो रेमेडीज़ बन जाती हैं, उसको ये रेमेडीज़ मिल जाती हैं कि वो बेलर की तरह अपने राइट्स को ले सकता है, यानी बेलर के राइट्स यूज़ कर सकता है, और चाहे बेलर है चाहे बेली है कोई भी उसके ऊपर फाइल कर सकता है, केस कर सकता है। उसके बाद है कि डिफरेंसेस बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट। प्लेज और बेलमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। पहला है ऑब्जेक्ट, जो गुड्स डिलीवर की जाती हैं प्लेज में पौनी के पास, वो एज अ सिक्योरिटी की जाती हैं, और जैसे ही परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाती है, उसका पेमेंट हो जाता है डेब्ट का, तो वो गुड्स उसको वापस रिटर्न की जाती हैं। लेकिन जो बेलमेंट होता है इसमें ये देखा किस लिए इसको डिलीवर किया जाता है गुड्स को, कि उसकी केयर टेकिंग हो सके या मेंटेनेंस हो सके स्पेसिफिक यूजेज के बाद। यहाँ पर वो सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, यहाँ पर केयर करने के लिए और कोई एक टास्क कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। फिर है राइट टू यूज़। राइट टू यूज़ में क्या है, जो पॉनी है डज नॉट हैव द राइट टू यूज़ द गुड्स, पॉनी के पास कोई राइट नहीं होता गुड्स को यूज़ करने का। बेलमेंट में देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द बेली, बेली के ऊपर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, वो गुड्स आसानी से यूज़ कर सकता है। फिर है कंसीडरेशन, जो पॉनी है हैज़ द राइट टू सेल द गुड्स, जो पॉनी है उसके पास राइट होता है कि वो गुड्स को सेल कर दे इन द केस, किस केस में सेल कर सकता है, जब उस दूसरे पर्सन ने क्या नहीं करी है, पेमेंट नहीं करी है, नॉन पेमेंट हुई है, तब वो सेल कर सकता है। लेकिन बेलमेंट में क्या होता है, द बेली कैन गेट ओनली पर्टिकुलर और जनरल लीन ऑन द गुड्स इन रिटर्न फॉर हिज लॉफुल डिमांड। इसमें वो पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन ले सकता है डिमांड के अकॉर्डिंग। लीन का मतलब पहले भी मैंने बताया है कि जब तक आपकी गुड्स पर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो बेली जो है उसका राइट होता है वो गुड्स अपने पास लेकर रख सकता है, तो वो अपने पास रखता है जब तक आप उसका पैसा उसको पेमेंट नहीं करते हैं। बट फर्दर आगे सेल तभी करेगा जैसे ही लॉ पर्सन की डिमांड होगी, यानी कोर्ट अगर जैसे ही उसको फैसला सुनाएगा तब वो उस हिसाब से उस डायरेक्शन में चल सकता है। उसके बाद है स्कोप। बेलमेंट इज इंडल्ज इन अ प्लेज, जो बेलमेंट है वो प्लेज में इंक्लूडेड है, इंडल्ज नहीं है, इंक्लूडेड है। और जो बेलमेंट है, प्लेज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन बेलमेंट, बेलमेंट में प्लेज नहीं आता बट प्लेज में बेलमेंट आ सकता है। ठीक है, उसके बाद है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लेज एंड लीन। लीन और प्लेज में क्या डिफरेंस है। पहला है ओरिजिन, तो ओरिजिन इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसका जो ओरिजिन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट से होता है। लीन का ओरिजिन कैसे होता है, स्टेच्यूट से होता है। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, तो ऑब्जेक्ट इज़ प्रोवाइड, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे ही उसकी पेमेंट हो जाती है वो वापस सिक्योरिटी उनको रिटर्न कर देता है। लीन में क्या होता है, वो अपने पास गुड्स लेकर रखता है उस होल्डर के जब तक कि वो उसका पैसा नहीं दे देता, ये जो भी क्लेम्स हैं होल्डर के सेटिस्फाई नहीं कर देता। राइट टू सेल, राइट टू सेल में भी यही है कि ये जो जब तक नॉन पेमेंट, अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है
अपना प्रॉमिस कंप्लीट नहीं कर रहा है तो पॉनी के पास राइट है कि वो गुड्स को सेल कर सकता है, लेकिन लीन में ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ अपने पास गुड रख सकता है, उसको सेल नहीं कर सकता। फिर उसके बाद है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इज ओनली व्हेन द पेमेंट ऑफ अ लोन और द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इवन इफ पॉनी रिटर्न्स द गुड्स बिफोर द पेमेंट ऑफ डेब्ट इज राइट नॉट टू टर्मिनेट। यानी जो गुड्स हैं वो जो भी क्या कहते हैं प्लेज है उसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लीन है वो टर्मिनेट हो जाता है जैसे ही उसके गुड्स जो हैं रिलाइज हो जाते हैं, यानी जैसे ही वो रिटेंशन से ख़त्म हो जाते हैं वैसे ही जो कॉन्ट्रैक्ट होता है लीन का वो टर्मिनेट हो जाता है। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेज एंड मॉर्गेज। मॉर्गेज और प्लेज में क्या डिफरेंस है? पहला है नेचर। प्लेज इज ऑलवेज मूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेज जो है मूवेबल प्रॉपर्टी पर होता है हमेशा, लेकिन जो मॉर्गेज होता है वो ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी पर होता है। फिर ट्रांसफ़र, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स नॉट द ओनरशिप। ये सिर्फ गुड्स का ट्रांसफ़र करता है, ओनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं करता। यहाँ पर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफ़र अंडर सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस में जो प्रॉपर्टी है, ओनरशिप जो है उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है प्रॉपर्टी की। फिर है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट असेंशियल टू बी इन रिटर्न फॉर्म। ज़रूरी नहीं होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न में हो, और इसमें असेंशियल होता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होना चाहिए और टेस्टिफाइड होना चाहिए 2 विटनेसेस के द्वारा एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए ये सारा। उसके बाद राइट टू यूज़। जो पॉनी है उस गुड्स को यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन मॉर्गेज में राइट होता है कि वो गुड्स को दूसरा पर्सन यूज़ कर सकता है जिसको मॉर्गेज किया गया है। फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ लोन्स। एन आइटम कैन बी केप्ट इन प्लेज ओनली फॉर वन लोन। एक ही लोन के लिए लिया जा सकता है, और जो मॉर्गेज है वो बहुत सारे लोन लेने के लिए लिया जा सकता है, नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मॉर्गेज। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है उसकी वैल्यू से ज़्यादा लोन नहीं होना चाहिए बल्कि कम ही होना चाहिए। री लोन, द पॉनी कैन नॉट प्लेज द गुड्स इन हिज पोजेशन टू अनदर पर्सन अगेंस्ट लोन। यानी दूसरे पर्सन को उसी गुड्स पर लोन नहीं दे सकता। जो मॉर्गेज है कैन ट्रांसफर इज इंटरेस्ट इन द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन बाय अ सब मॉर्गेज। सब मॉर्गेज के द्वारा वो दूसरे पर्सन को मॉर्गेज प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद है राइट। द पॉनी हैज़ द राइट इन द इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑन द पेमेंट ओनली टू सेल द गुड्स अंडर प्लेज। प्लेज के अंदर जो गुड्स हैं अगर उसको वो जो पर्सन है अगर डिफ़ॉल्ट कर देता है तो जो पॉनी है उसको सेल कर सकता है गुड्स को। द मॉर्गेज हु हैज़ गिवन द लोन फर्स्ट, ही हैज़ द राइट टू क्लेम द प्रॉपर्टी ऑफ हिज लोन फर्स्ट इन द केस ऑफ मॉर्गेज मोर देन वन मॉर्गेज। यानी जो प्रॉपर्टी है वो पहले राइट क्लेम करेगा कि हाँ इसकी आप मेरे को पैसा दो, अगर नहीं देता तब अलग बात हो जाएगी, उसके बाद केस वगैरह होगा, फिर उसको वो पैसा मिल सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रेस्ट्रिक्शंस। जो ऑनर है कैन नॉट इम्पोज एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द गुड अंडर प्लेज। प्लेज के अंदर जो गुड्स होते हैं उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं करता है। जो मॉर्गेज है उसमें कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं और जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको भी इम्पोज करना पड़ जाता है। तो आज यहाँ पर बेलमेंट वाला जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। बाय।